अरे भाई इस बार रोहित वेमुला हुआ, हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, रोस्टर आया, 13 पॉइंट रोस्टर, SC स्टेट और सिटी प्रिवेंशन एक्ट को खत्म किया गया, EWS आया, लेटरल एंट्री आई, जात जनगणना नहीं हो रही है, आरक्षण खत्म हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा है। वो जातियों को आपस में तोड़ने और लड़ाने और उनको आपस में उलझाने के बाद हिंदू बना लेने की राजनीति। इसका मतलब ये वाला चुनाव आप निपटाना चाह रहे हैं और कोर्ट ने भी तो इसीलिए कह दिया OBC को बांटो और ये कहो कि OBC में कुछ जातियों ने बाकी जातियों का हक छीन लिया है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आरक्षण का विरोध करते हैं और असल में अब धीरे धीरे आप शिफ्ट हो रहे हैं रिप्रेजेंटेशन और हिस्सेदारी के सवाल से आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना देने की तरफ। EWS आरक्षण उसका एक बानगी। नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और आपने खबर तो सुन ही ली होगी कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को लागू नहीं किया जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है। बहुत ही बड़ी लड़ाई के बाद निकाय चुनावों में OBC आरक्षण को लागू करवाया गया था, लेकिन अब इस फैसले के बाद जो है वो आरक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा OBC आरक्षण का निकाय चुनावों में। और तमाम पार्टियों का, तमाम विपक्षी पार्टियों का ये इल्ज़ाम है बीजेपी की योगी सरकार पर कि उन्होंने जो केस है वो उतना मजबूती से नहीं लड़ा जितना लड़ा जाना चाहिए था। वो साक्ष्य कोर्ट के सामने नहीं रखे गए जो रखे जाने चाहिए थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम अध्ययन करेंगे और इस पर फैसला जो है वो हक में लेकर आएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन काफ़ी पार्टियां बहुत नाराज़ हैं। मैं इस वक्त छात्रों से बात करने आया हूं, प्रोफेसर साहब भी मेरे साथ हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे की राजनीति क्या है और क्या कोर्ट के फैसले पर सरकार पर इल्ज़ाम डालना ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल आ रहे हैं। नमस्कार प्रोफेसर, कोर्ट का फैसला है OBC आरक्षण को निकाय चुनावों में ना लागू करने का, लेकिन सवाल सरकार से हो रहे हैं। ये कैसे कनेक्शन है? देखिए, ये जो पूरा मामला है इसके लिए कोई भी देश में कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी बनती है तो उसका एक क्राइटेरिया है और पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइन दे रखी थी कि भाई आप पहले जांच पड़ताल कर लेंगे, आप आंकड़े जुटा लेंगे और लोकल बॉडी में फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आयोग बना करके, तमाम चीज़ें। इस खास केस में यही हुआ कि सरकार को सब कुछ पता होता है कि जो पॉलिसी आप बना रहे हैं उसको लेकर के जब लागू करेंगे तो उसकी पड़ताल तो होगी ही। और कुछ लोग कोर्ट में गए भी कि भाई जो लागू किया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने पाया कि इन्होंने कोई तैयारी ही ढंग से नहीं की है, इनके पास आंकड़े नहीं हैं, इनके पास कोई आयोग की प्रॉपर टीम नहीं है जिसने आंकड़े जुटाए हों, जिसने रिकमेंडेशन दी हो और बेमन से ये रिजर्वेशन लागू कर दिया था। तो जो लागू किया था वो भी गड़बड़ था। इसके चलते कोर्ट ने इसको रोक लगा दी। तो कनेक्शन यही बनता है कि आप सरकार चला रहे हो, आपको नियम, कायदे, कानून और आपकी मंशा, ये दोनों चीज़ें एक साथ दिखानी होती हैं। मंशा तो आपकी जग जाहिर है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो आरक्षण का विरोध करते हैं और असल में अब धीरे धीरे आप शिफ्ट हो रहे हैं रिप्रेजेंटेशन और हिस्सेदारी के सवाल से आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना देने की तरफ। EWS आरक्षण उसका एक बानगी है। तो मंशा तो आपकी जग जाहिर है। वैसे भी आप दलित पिछड़ा विरोधी तमाम फैसले काम करते रहे और अब तक के आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप दावे से गिना सकें कि ये काम भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया है जो अब तक नहीं हुआ है दलितों पिछड़ों के साथ। तो एक तो मंशा जाहिर है। जो नीतियाँ आपने बनाई, जो तैयारी की थी आरक्षण को लागू करने की, वो तैयारी भी आधे अधूरे मन से की, इसीलिए कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो ये दोनों की मिली भगत है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि कोर्ट का चरित्र ये है कि कोर्ट के तमाम फैसले ऐसे होते हैं कि जिस पर आप सहमत हो सकते हैं, तमाम पर असहमत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सरकार से ही कोर्ट ने सवाल किया ना कि भाई आपके यहाँ तो सिस्टम ही ठीक नहीं। तब ही ना तो पीछे सरकार कह रही है कि नहीं, हम आयोग बनाएंगे, हम फिर से इसकी जांच पड़ताल करेंगे। कब करेंगे? इसका मतलब ये वाला चुनाव आप निपटाना चाह रहे हैं और कोर्ट ने भी तो इसीलिए कह दिया कि भाई आप चुनाव कैसे रोकोगे, आप चुनाव कराओ, नोटिफिकेशन जारी नोटिफिकेशन। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी मिलीजुली साजिश है जिसके केंद्र में सरकार है। सरकार अगर अब उसकी मंशा, उसकी नीयत साफ होती, सामाजिक न्याय की होती तो वो ऐसा दिन नहीं होता। लेकिन टेक्निकल खामियों की बात तो मानी जा सकती है कि इन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की केस लड़ने की, लेकिन बीजेपी पार्टी वो है जो इसको OBC का अच्छा खासा वोट मिलता है और वो जो है उनको समर्थन भी है। बीजेपी प्रधानमंत्री खुद को OBC कहते हैं।
तो फिर उनकी नीयत में गड़बड़ कैसे आ रही है कि अपना ही वोट बैंक थोड़ी खराब करेंगे वो? देखिए, वोट बैंक जो वो ओबीसी का है ना, वो ओबीसी पहचान के आधार पर नहीं है। वो दो तरह से उन्होंने ओबीसी को मोबिलाइज किया, और जब ये नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की गई, तब पहले शुरुआत की गई कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। उसके पहले आप कभी नरेंद्र मोदी का कोई बयान नहीं सुनेंगे कि जिसमें वो खुद को ओबीसी क्लेम कर रहे हों। तो ओबीसी पहचान को आगे किया गया, लेकिन भीतर की जो गोलबंदी की गई वो दो तरह से की गई। पहली कोशिश ये की गई भारतीय जनता पार्टी की, तब से लेकर के अभी तक वही हो रही है, ओबीसी को बांटो और ये कहो कि ओबीसी में कुछ जातियों ने बाकी जातियों का हक छीन लिया है। और वो कुछ जातियां कौन सी थी? जो ताकतवर बनाकर पेश की गई, उनकी संख्या ज़्यादा थी, उनके लोग दिखते ज़्यादा थे। इसके आधार पर कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं कि कितनी जगह खा ली, कहाँ हकमारी कर ली, लेकिन वो नीचे के तमाम लोगों को भड़काने बांटने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। और इसके चलते जो लोग ओबीसी के हक हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, उन्हीं को बदनाम किया गया। तो बाकी ओबीसी का वोट उधर से लिया गया कि हम तुम्हें न्याय देंगे, हम तुम्हें जगह देंगे। देखो, तुम्हारे वाले ओबीसी ने नहीं दिया। एक काम ये किया गया। दूसरा काम इसी के पैरेलल किया गया कि उसकी ओबीसी पहचान को पीछे करके उसको हिंदू बना करके सबसे मुखर जाति बना करके अपने साथ ले लिया गया। इसलिए इन दोनों टेक्निक से उन्होंने ओबीसी का वोट लिया है। ओबीसी की पहचान पर अगर वो लेते तो मंडल कमीशन का भी नाम लेते और कहते कि प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन, बैकलॉग, तमाम इशू हैं जिसमें कभी वो नहीं बोलते। तो इसका मतलब वो ओबीसी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, वो जातियों को आपस में तोड़ने और लड़ाने और उनको आपस में उलझाने के बाद हिंदू बना लेने की राजनीति, रिवर्स इंजीनियरिंग है। इसीलिए इसलिए मैं इनकी मंशा पर शंका कर रहा हूँ। ये इसकी टिप्पणी है। सर, आप जो कह रहे थे कि ओबीसी की जो लड़ाई लड़ते हैं या फिर जो सोशल जस्टिस की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको विलन बना के ओबीसी का वोट ले लिया गया है, लेकिन वो लोग भी तो शांत हैं। अगर हम इस फैसले पे देखें तो ट्वीट के सिवा बीएसपी एसपी की तरफ से कुछ आया ही नहीं। वो चाहते तो प्रोटेस्ट कर सकते थे, प्रोटेस्ट का ऐलान कर सकते थे। देखिए, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हम लोग भी बतौर नागरिक ये बात राजनीतिक दलों से ये पूछते भी हैं, दबाव भी बनाते हैं कि भाई आपको कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पर खुल करके लड़ना होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस भी राजनीतिक दल में एक न्यूनतम सियासी समझ होगी, वो इस मुद्दे की गंभीरता को समझेगा और वो बहुत जल्द कोई ऐसा काम करेगा जिससे वो इस बहुत बड़ी हकमारी के खिलाफ लोगों को लामबंद कर सके। नंबर 1। नंबर 2 कि यही तो आपकी राजनीति भी है ना। जब आपको लगे कि आपकी राजनीति के खिलाफ काम हो रहा है, सत्ता आपकी विचारधारा, आपकी सोच समझ के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो आपको फिर सड़कों को गुलजार करना होगा। डॉक्टर लोहिया यही कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाए। तो अब इन लोगों के सामने ये एक इम्तिहान इनका है। मैं उम्मीद करूंगा और मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि इतनी सियासी समझ तो उनकी होगी विपक्षी दलों की कि ये लोग एक बड़े मोबिलाइजेशन के साथ, एक बड़ी मुखर आवाज़ के साथ उस हिस्सेदारी और हक के सवाल को उठाएंगे। दूसरी जिम्मेदारी समाज की भी है, राजनीति की ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, क्योंकि राजनीतिक दलों के पास बहुत कुछ ऐसी, वो जिस लोकेशन पे खड़े होता है ना राजनीतिक दल, वहाँ उसके पास बहुत सारी सहूलियत होती है। लेकिन समाज के पास केवल ये है कि आप देखो तो सही, कई बार राजनीतिक दल पीछे खड़े हो जाते हैं। समाज इतना जागरूक होता है कि वो आगे आकर के मजबूर कर दे कि अगर आप वाकई हमारी नुमाइंदगी करते हैं तो आप बोलिए। तो इसलिए अब ये कई मोर्चों पर इस लड़ाई को लड़े जाने की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों को भी लड़ने की ज़रूरत है, सामाजिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस बात पे बोलने की ज़रूरत है। चौतरफा दबाव बनेगा, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है कि आज ये ओबीसी के खिलाफ हुआ, कल को अगर ओबीसी को बाहर कर दिया सब चीज़ से, तो कल को एससी और एसटी को बाहर कर देंगे। नंबर उन्हीं का सबका मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण आने के बाद क्या क्या होगा, अब आप देखिए, ये उसकी एक वानगी है, एक उदाहरण बनता जा रहा है। इसलिए एक साझा लड़ाई, एक वैचारिक लड़ाई की ज़रूरत है, जिसे राजनेताओं को भी लड़ना होगा, जिसे समाज के हर जागरूक समझदार व्यक्ति को भी लड़ना होगा। जो ओबीसी समाज के लीडर्स हैं, बीजेपी में भी हैं, वो भी शांत बैठे हुए हैं। और वो हर पार्टी, जितनी भी सवर्ण पार्टियां हम देखते हैं, उन सारी पार्टियों में ओबीसी लीडर्स हैं, एससी एसटी लीडर्स सब हैं, लेकिन वो शांत बैठे रहते हैं। जिस समाज ने उन्हें चुन के भेजा है, उस समाज की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना। वो लोग शांत क्यों हो जाते हैं वहाँ जाके? ये जानते हैं,
कठोर भाषा में तो माननीय कांशीराम कह चुके हैं जी। कि चमचा युग है, तो वो वाली भाषा छोड़ देते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि इस समय राजनीति किस तरह से बदल गई है भारत की। अब कोई दलित है, SC ST और OBC, वो चूँकि आइडियोलॉजिकली एक डिस्कोर्स बन गया है इस देश में। अब आप जाति को नकार करके या उनके सवालों को नकार करके इस देश में कोई राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए मेरा साफ कहना है कि इस देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो जातिवादी नहीं है या जाति को ध्यान में रख के राजनीति नहीं करती। नंबर एक बात तो यानी आंदोलन मजबूत हुआ है, उनकी आवाज़ मजबूत हुई है, वो जागरूक हुए हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि उन सवालों को लेकर के जो सरकारें हैं उनकी मंशा ठीक नहीं होती, इसलिए उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उनके बीच से तो आएँ, वो OBC हों, SC हों, ST हों, ताकि हम अपने को डेमोक्रेटिक दिखा सकें। देखो भाई, हमने राष्ट्रपति दलित बना दिया, देखो भाई हमने राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी को पहली बार बना दिया, देखो मेरे कैबिनेट में 27 OBC हैं, 12 दलित हैं, देखो हमारे कितने चीज़ हैं। ये होता है एक दिखाने का चेहरा, जिससे हम अपने को डेमोक्रेटाइज करते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए मैं प्रधानमंत्री हूँ लेकिन मैं OBC हूँ, ये सब होगा। लेकिन उसके दूसरा पहलू उसका ये होगा कि जो सवाल, जो मुद्दे, जो हक हुकूक होता है, जो समाज की ज़रूरत होती है, उस पर अगर आप बोलेंगे तो ये जो चेहरे बना के पेश किए गए हैं इनको फिर हटा दिया जाएगा, दूसरा चेहरा लाया जाएगा जो जिसके मुंह में ज़बान न हो, जो केवल एक पार्टी का व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति कमल के फूल पर, हाथ के पंजे पर या किसी और चिन्ह पर वोट मांगता है, वो एजेंडे पर वोट नहीं मांगता है, तो वो पार्टी का व्यक्ति है, पार्टी लाइन पर खड़ा होता है। इसलिए हमें उनसे बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके भीतर वो नैतिक साहस शायद अब खत्म हो गया है कि आपका समाज के, अरे भाई इस रोहित वेमुला हुआ, हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ, रोस्टर आया, 13 पॉइंट रोस्टर, SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट को ख़त्म किया गया, EWS आया, लेटरल एंट्री आई, जात जनगणना नहीं हो रही है, आरक्षण ख़त्म हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं लागू हो रहा है, सरकारी इंस्टीट्यूट सारे सरकारी चीज़ों को बेच दिया जा रहा है, इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं, एट्रोसिटीज़ कंटिन्यू हुई है, आपके पर्सनल इश्यूज़ पर कोई डिबेट डिस्कोर्स नहीं है, फिर भी आप लोग मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, इसका मतलब आपका समाज से रिश्ता नहीं है। वो निजी हित कर रहे हैं, वो निजी छवि बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पावर गेन कर रहे हैं। समाज आज कहीं और खड़ा है, वो उस नेता के साथ नहीं है। इसलिए हम उन नेताओं को क्या कहें, वो तो केवल वो है ना, जंगल को काटने के लिए जंगल की लकड़ियों को ये समझाया जा रहा है कि उसकी कुल्हाड़ी की मूठ में लकड़ी तुम्हारी है और तुम उस लकड़ी का, कुल्हाड़ी का साथ दे दो। हम ये जब तक होगा जाति के नाम पर, इस देश में कभी बराबरी का समाज नहीं बनेगा। लेकिन सर बीजेपी ही द्रौपदी मुर्मू को का नाम आगे करती हैं प्रेसिडेंट के लिए, और लोगों को लगता है कि ये रबर स्टैम्प की तरह होंगे रामनाथ कोविंद जैसे रामनाथ कोविंद जी के बारे में बोला जाता था। लेकिन जब वो बात करना शुरू करती हैं तो वो सीधा कोलिजियम सिस्टम पे हमला करती हैं, जजों को बोलती हैं कि आपको समय पे फैसले देने चाहिए। अगर द्रौपदी मुर्मू बोल सकती हैं तो बाकी नेताओं के मुंह में दही कैसे जम सकती है? देखिए, मैं तो खुश हूँ और मैं उम्मीद भी ये करता हूँ कि ऐसे पदों पर जो भी बैठे वो कम से कम न्यूनतम साहस तो दिखाए सच बोलने का। मुझे खुशी है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत सारे ऐसे बयान दिए जो बहुत तारीफ़ के काबिल हैं। मुझे लेकिन अफसोस ये होता है कि बाकी लोग, जो आपका सवाल है, उनमें वो शायद साहस नहीं बचा है, या तो उन्हें डरा दिया गया है, या उन्हें वो खुद भी इतने झुक चुके हैं कि रीढ़ अब बची नहीं है। दो ही चीज़ें होती हैं। बोलने वालों, अच्छा चलिए उनकी पार्टी के जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको छोड़िए, जो बोल रहे हैं वो कहाँ हैं? जितने लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर ED CBI और जेल भेज दो, बुलडोजर चला दो, उनके ऊपर मुकदमे लगा दो। तो बोल रहे हैं हमारे घर में ही आके ऑफिस खोलो, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जाइए ना, देखिए ना क्या हाल हो गया है। कब किसके घर गिरा दिए जाएंगे, कब किसके घर पुलिस पहुंच जाएगी, कब कौन झूठे मुकदमे उठा लिया जाएगा, ये सारा उन्हीं लोगों के साथ हो रहा है। तो इससे एक पूरे देश में एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि बोलिए मत। अगर आप बोलेंगे तो आपको हम इतना डराएंगे, इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो एक नज़ीर बन जाए कि बाकी लोग उसको देख करके चुप हो जाएं। मगर मुझे लगता है कि हक हुकूक की लड़ाई के लिए, उसूलों की लड़ाई के लिए, संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई के लिए, मनुष्यता की लड़ाई के लिए हर दौर में जोखिम उठाना पड़ा है। कबीर ने जोखिम उठाया, रैदास ने जोखिम उठाया, भगत सिंह ने जोखिम उठाया, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, लोहिया, कांशीराम, सब ने जोखिम उठाया। वो समाज उनके साथ उस तरह नहीं खड़ा था। लेकिन जब लीडर्स, चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल लीडर हो, वो जब खड़ा होता है ना, तो पहले तो वो जोखिम उठाता है
तभी वो इतिहास में याद किया जाता है। ये बिके हुए झुके हुए लोग कभी भी इतिहास में याद नहीं किए जाएंगे। करोड़ों रुपया कमा लो, कितना भी पावर रख लो, पैसा रख लो, आप कभी याद नहीं किए जाओगे। आप याद किए जाओगे तो केवल इसलिए कि आपके सामने सब हो रहा था तो आप गुलाम बनकर बैठे थे, चुप बैठे थे। इसलिए जो साहस कर रहा है हमें उसका साथ देना होगा। हमें अपने आसपास पहचानना होगा कि लड़ने वाला कौन है। वो अकेला नहीं पड़ रहा है। अगर लड़ने वाले अकेले पड़ेंगे तो वो हो सकता है मेरे अंदर मान लीजिए साहस हो, मैं लड़ करके अपना सब कुछ दांव पर लगा दूं, जेल चला जाऊं। हमारे आजमगढ़ में एक आंदोलन चल रहा है, किसानों की ज़मीन का आंदोलन। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं रोज़ उनके घर पुलिस जाती है, रोज़ उनके ऊपर मुकदमा फैलाया जाता है, उनको तोड़ा जाता है। कभी रात में पुलिस चली गई। अमानवीय ढंग से आंदोलनकारी और बोलने वालों के खिलाफ सरकार और तंत्र खड़ा है, इसलिए क्योंकि बाकी लोग फिर डर जाएं, बाकी फिर कोई ना बोले। हमारे घर में भी कोई बोले कि यार तुम मत बोलो नहीं तो कोई जेल में भेज देगा। कोई रात में पुलिस उठा ले जा रही है, पुलिस को मार रही है। अभी ये पूरा माहौल ऐसा होता है। अब देखिए, आखिरी एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, इस देश में अब आज़ादी का 75 साल हो गया। अब सवाल ये होना चाहिए था कि जहां हम नहीं पहुंच पाए उस देश को वैसा बनाएं जिसका हक नहीं मिला है। मंडल कमीशन की 40 संस्थाएं थीं तो उसमें से 2 लागू हुई, 38 कैसे लागू होंगी? हम उधर बढ़ते, हम अपने लोगों को एकजुट करते। जो मिला था वही छीन लिया जा रहा है। तो जो चाहिए था वहाँ तक कोई जा ही नहीं पा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश ये है कि जो आपको मिला है लगातार वही छीना जाएगा, तो आप फिर बोल ही नहीं पाएंगे। तो जो चाहिए था, जो लड़ाई आगे जानी थी, जो और चीज़ें मांगी जानी थी, वहाँ तक तो ये देश कभी पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत खतरनाक मौका है। इस देश में जितने भी ओबीसी समाज की आधी आबादी, मैं तो कह रहा हूँ इसमें 60 से 65% ओबीसी हैं। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो भारत सरकार बताए कितने परसेंट ओबीसी हैं, जाति जनगणना कराओ। मेरा कहना यह कि 60 से 65% ओबीसी हैं। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब 10% आ गया और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 50% की अपर लिमिट नहीं है, तो अब इस देश में जितने मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जितनी आबादी उतना आरक्षण, ओबीसी का 60 से 65% आरक्षण इस देश में लागू होना चाहिए। और जो जातियां बीजेपी को वोट दे रही हैं, जो ओबीसी हिंदू बने हैं, जो ओबीसी बीजेपी के साथ खड़े हैं, उनको भी ये सवाल करो, भाई तुम रहो बीजेपी के साथ, अपने हक पे तो बोलो और कहो कि ईडब्ल्यूएस आने के बाद ओबीसी का 60 से 65% आरक्षण होना चाहिए। यहाँ लड़ाई जानी थी, जो मिला था वही छीन लिया। तो आप जब इसे नहीं बचा पाएंगे तो लड़ाई को आगे कहाँ ले जाएंगे? शायद हम लोग ऐसा ना हो कि अगर हम ये सब खोता हुआ देखें तो हम लोग आने वाली पीढ़ियों की नज़र में सबसे बड़े दोषी गुनहगार साबित होंगे, क्योंकि जो हमें मिला था हम वो भी नहीं बचा पाए, सब कुछ बारी बारी छीन लिया गया है। जी, आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि बीजेपी सरकार के पास अपना एक डिफेंस और अच्छा खासा मजबूत डिफेंस है कि हम भले ये केस हार गए हों लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट मेरे जो है वो फैसला हक में दे सकता है। तो उनके पास तो एक मजबूत डिफेंस है कि हम तो लड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। नहीं, ये बरगलाने की, झूठ बोलने की कोशिश है। एक बात बताइए कि जिस रिकमेंडेशन से हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी गाइडलाइन के खिलाफ कैसे चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि वो ये हाई कोर्ट तो ठीक बोल रहा है। आंकड़े कहाँ हैं? ओबीसी आयोग कहाँ है जिसके आधार पर सिफारिश की गई? तो सरकार की मंशा ही नहीं है भाई, इसको टालो। बयान ऐसा देना है क्योंकि भाई ओबीसी उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं ना, और उनको भी खुश रखना है। बहुत सारे लोगों को, ओबीसी को वैसे भी इतना नाराज तो नहीं कर सकते, चल नहीं पाए। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस देश का ओबीसी जागेगा। कब उसे समझ में आएगा कि मंडल के विरोध में कमंडल लाने वाले लोग कौन थे, मंडल के विरोधी कौन लोग थे, ओबीसी आरक्षण को आज तक कौन लागू होने नहीं दिया, बैकलॉग शॉर्टफॉल कौन नहीं दिया, और जात जनगणना कौन नहीं करा रहा है, मंडल की बात कौन नहीं करता है। और ऊपर से ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन था ये किसके कार्यकाल में छीना जा रहा है? तैयारी तो सरकार को करनी थी ना। तो ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो कागज़ से बंधे हैं। और मैं कह रहा हूँ फिर भी, लेकिन मैं एक सवाल और पूछता हूँ इन न्यायालयों से, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की जरूरत, आंकड़े की जरूरत नहीं होती है और ओबीसी के लिए आंकड़े की जरूरत होती है? ये कौन सा भेदभाव है? अगर आंकड़े चाहिए तो सबसे पहले ये बताओ कि इस देश में सवर्ण की आबादी कितनी थी जिन गरीबों को 10% आरक्षण लागू किया। ये कुछ स्टेट गवर्नमेंट हैं, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कई हैं, आधे दर्जन से ज़्यादा, जो कह रहे हैं हमारे पास 10% से ज़्यादा सवर्ण है ही नहीं तो हम ईडब्ल्यूएस 10% नहीं देंगे। तो आंकड़े कहाँ हैं? तो ईडब्ल्यूएस के लिए आंकड़े नहीं चाहिए। तो ये बात कोर्ट को समझ में नहीं आ रही क्या? ये बात ओबीसी के समय क्यों याद आती है? इसलिए ओवरऑल इस देश में जातिवाद एक ऐसा हेजिमोनिकल डिस्कोर्स है जिसमें जो पावरफुल है ना वो हमेशा कमज़ोर को दबाएगा। इस देश के कमज़ोर पायदान पर खड़े SC ST OBC को एकजुट होकर के
अपने अधिकारों को बचाने के लिए सड़क पर खड़े हो जाना होगा, वरना ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर हो सकता है कि 2-4 साल में एक अच्छा हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत वाला राष्ट्र बन जाए और हर तरफ राम राज्य हो, क्योंकि राम राज्य में तो आरक्षण नहीं था। राम राज्य में तो कोई शंभुक मारा जाएगा, एकलव्य मारा जाएगा, वो सब कुछ ख़त्म होगा और सब लोग एक मंदिर के सामने भक्त बनेंगे। कोई भगवान बनेगा, कोई भक्त बनेगा। न कोई आपके अन्याय के खिलाफ बोलेगा, न आपको कोई बराबरी की बात करेगा। और फिर आप खामोश रहिए। जो देवता है वो कहेगा तुमने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया था, इसलिए तुम्हें सजा मिल रही है, तुम चुपचाप सब कुछ सहो ताकि अगले बार स्वर्ग और नरक भोगो। धर्म हावी हो जाएगा, क्योंकि जाति के नाम पर इतना विषमता है ना कि जिस दिन अगर ये सारी जातियां गोलबंद हो जाए ना, कुछ मत करो यार, छोड़ दो सब कुछ। SC ST OBC जितनी तादाद में हो, आप एकजुट होकर के केवल एक सवाल करो ना, हमारे मेयर नहीं, हमारे पार्षद नहीं, हम नगर निगम के अध्यक्ष नहीं हो सकते, हमारे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कहाँ होंगे? भाई तुम्हें ये चाहिए कि रामराज चाहिए। इसलिए मैं केवल गुजारिश ये करूँगा कि ये छोटी छोटी घटनाएँ बानगी होती हैं। हम इन घटनाओं को इस तरह से नहीं देखते कि ये छोटा सी बात है, कोई 2-4 मेयर की बात है और 10, 15, 50 जो है पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष की बात है। नहीं, ये पूरे 60% समाज की बात है। और अगर उसे हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो ये राष्ट्र उनका नहीं है और उन्हें अपना राष्ट्र बनाने के लिए बराबरी और न्याय के लिए लड़ना होगा। लड़ाई का केवल एक केंद्रीय सूत्र होना चाहिए, न्याय व समता। जो संवैधानिक मूल्य हैं, कम से कम वो बचाने के लिए लोग एकजुट हों और पहचाने कि उनके हक के विरोध में कौन खड़ा है। ये वक्त है पहचानने का। देखिए, राम राज्य की बात बहुत की जाती है और हमें जो राम पढ़ाए जाते हैं वो शायद एक आदर्शवादी पुरुष हो सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पर विश्वास रखता हूँ कि अगर राम जो हैं वो आदर्शवादी थे तो वो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते थे, तो वो किसी की जो है वो भावनाओं के साथ खेल कर अपनी सत्ता को बचाए रखने की बात नहीं करते थे। अगर जो राम हमें पढ़ाए जाते हैं तो वो असल में थे। तो आपको किसके साथ खड़ा होना है कि क्या आपको सामाजिक न्याय के साथ खड़ा होना है या फिर उस व्यवस्था के साथ खड़ा होना है जो किसी को ऊंचा और किसी को नीचा बताती है? आरक्षण कभी भी गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं था, आरक्षण भागीदारी की बात थी। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में विचार क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी शाहनवाज के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।